नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसके झा सर के द्वारा जो गेस्ट पेपर लॉन्च की गई है रेलवे ग्रुप डी के लिए, उसका हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था बायोलॉजी का। अब हम इस वीडियो में पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है, 26वां प्रश्न है, बंद खानों यानी कि माइंस में दुर्घटना का क्या कारण है। तो दोस्तों, बंद खानों में जो दुर्घटना होती है, जहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ पर दुर्घटना होती है, उसका क्या कारण है दोस्तों, तो हमसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है CH4, दूसरा ऑप्शन है CO, तीसरा ऑप्शन है CO2 और चौथा ऑप्शन कौन सा है, SO2। तो दोस्तों, जो बंद कारखाने होती है वहाँ पे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। ठीक है। तो दोस्तों, CH4 को क्या कहते हैं हम लोग, कीचड़ यानी कि मार्स गैस के रूप में भी जानते हैं। आप इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। अगला है प्रश्न है कि अम्ल वर्षा के लिए SO2 जो है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये क्या होती है, जिम्मेदार होती है। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है। तो आपको बताना होगा कि अम्ल वर्षा के लिए SO2 जो है वो जिम्मेदार होता है। साथ ही फ्रेंड्स, CO2 जो है ये वायु प्रदूषण का कार्य करता है। तो इस प्रकार जो था ये 26वां प्रश्न में दोस्तों हमने इतने प्रश्नों को जाना। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सपोर्ट करेंगे तब जाके हम आगे इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न हमारा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भी संभावना है कि पूछी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है। तो आखिर दोस्तों 120/80, ये 120 क्या होता है और 80 क्या होता है, तो अब हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, जब हृदय सिकुड़ता है तो वैसी स्थिति में जो दाब होता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टोलिक दाब के रूप में जानते हैं। और इसका मान कितना होता है, 120 mmHg होता है। ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, जो ऊपर वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक दाब कहते हैं। क्यों, जब हृदय सिकुड़ता है तो उस वक्त क्या करते हैं हम लोग, सिस्टोलिक दाब होता है। और जब हृदय फैलता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, डायस्टोलिक दाब कहते हैं। तो डायस्टोलिक दाब कितना होता है, 80 mmHg होता है। और वही सिस्टोलिक दाब कितना होता है, 120 mmHg होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों, जो रक्तदाब मापने वाले यंत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। तो दोस्तों, ये प्लाज्मा प्रोटीन है किसमें, रक्त के स्कंदन में निहित है। तो आपके पास ऑप्शन है सीरम MLH, दूसरा ऑप्शन है एक ग्लोबुलिन, तीसरा ऑप्शन है फाइब्रोनिजोन और चौथा ऑप्शन कौन सा है, एक एल्बुमिन। तो दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि फाइब्रोनिजोन जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, फाइब्रोनिजोन जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन है। दोस्तों, ये क्या है दोनों, ये प्रोटीन है जो रक्त स्कंदन में यानी कि थक्का में सहायक होता है। जो हमारा ब्लड कलेक्ट होता है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, उसको क्या करता है, थक्का जमाने में सहायक होता है। कौन सा, फाइब्रोनिजोन और प्रोथ्रोम्बिन। दोस्तों, रक्त प्लाज्मा में क्या होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, जो एंटीबॉडी प्रतिरक्षी के निर्माण में सहायक होता है। दोस्तों, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में निर्माण होता है उसमें क्या सहायक होता है, ये कौन सा, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, रक्त प्लाज्मा में एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, जो रक्त को गाढ़ा बनाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दो दो फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर। पहला है कि ग्लोबुलिन प्रोटीन का क्या काम होता है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं कि एल्बुमिन प्रोटीन की, तो एल्बुमिन प्रोटीन क्या करता है, जो रक्त को गाढ़ा बनाता है हमारे बॉडी में। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 29वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जितने प्रश्न दोस्तों आपको बता रहे हैं सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम जो ग्रुप डी है उसमें यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, 29वां प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक दाता होता है, यानी कि देने वाला होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो देने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, ओ। जो वो ब्लड ग्रुप होता है व्यक्ति, वो क्या करते हैं, वो सभी व्यक्तियों को दे सकते हैं।
दोस्तों वही ओ रक्त समूह जो होता है जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ओ रक्त समूह में क्या होता है कि एंटीजन नहीं पाया जाता है। वही दोस्तों ए बी जो होता है क्या होता है, सर्वग्राही होता है, यानी कि सब इसे सबका एक ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, यदि आपको याद नहीं रहता है तो आपको हम बता दें। देखिए दोस्तों, जब देने की बात आती है तो क्या होता है, लोग एक हाथ से देते हैं, कोई भी चीज़ देते हैं तो एक हाथ से देते हैं, मतलब एक हो गया, यहाँ पे एक है तो एक हाथ से देते हैं। वो दोस्तों जब लेने की बात होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथ से लेते हैं, मतलब कि जितना हो सके ज़्यादा उतना हम लेने की कोशिश करते हैं लोगों से, तो दोनों हाथ से लेते हैं। तो इस प्रकार हम आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि यदि देने की बात होगी तो सिंगल हाथ से लोग किसी को देते हैं, कम ही देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 0, ठीक है, यानी कि 1 पॉइंट हो गया। वही दोस्तों अब लेने की बात करते हैं तो ये दोनों हाथ से हम लेते हैं, तो इसको हम दोनों हाथ से डिनोट करते हैं। तो सबग्राही जो होगा दोस्तों वो कौन सा हो गया, ए बी, और सबदाता जो होगा कौन सा हो गया, ओ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि रक्त समूह में ए बी में क्या होता है, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, किसमें, ए बी में नहीं पाया जाता है, और ओ में क्या होता है कि एंटीजन नहीं पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है 30वां प्रश्न, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त में सफ़ेद रक्त कण क्या होता है। तो दोस्तों रक्त में जो सफ़ेद रक्त कण होता है, यानी कि WBC के बारे में कह रहा है, वाइट ब्लड सेल, तो इसके बारे में कह रहा है दोस्तों। तो WBC क्या होता है, तो ये शरीर में संक्रमण से बचाता है हमको। ठीक है, रक्त जो समूह होता है WBC, इसका कार्य क्या होता है, शरीर में जो संक्रमण होती है उसको हमको क्या करता है, बचाता है, इससे हमको रक्षा प्रदान करता है। कौन सा, WBC। दोस्तों रक्त में WBC जो होता है, सफ़ेद रक्त कण, शरीर में संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। वही दोस्तों WBC का आकार जो होता है वो अनियमित होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि WBC का आकार क्या होता है, कितना होता है, तो आपको बताना होगा कि WBC का आकार जो होता है वो अनियमित होता है। दोस्तों WBC की संख्या की बात करें तो 8000 से लेकर के 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है WBC की संख्या। और दोस्तों WBC में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि WBC में केंद्रक पाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है 31वां प्रश्न, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। दोस्तों ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त कौन बताता है। तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि हृदय के कार्य को अधिक रूप से कौन बताता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दूसरा ऑप्शन है इकोकार्डियोग्राम, तीसरा ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, लिपिड प्रोफाइल। दोस्तों आपको लगता होगा कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप में कौन बताता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो वही बात करते हैं इकोकार्डियोग्राम की, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये जो हमारा हृदय जो धड़कता है उसके बारे में ये बताता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ये शरीर की गति का पता लगाने का कार्य करता है। वही दोस्तों स्टेथोस्कोप जो होता है इसका क्या काम करते हैं, हम लोग हृदय की धड़कन को मापने के लिए करते हैं। दोस्तों आप सब देखे होंगे कि डॉक्टर के पास एक आला होता है, जिसे हम लोग क्षेत्रीय भाषा में आला के रूप में जानते हैं, उसी को साइंस की भाषा में स्टेथोस्कोप कहा जाता है दोस्तों। तो उसे क्या बोलते हैं, हृदय की धड़कन को उससे मापा जाता है। ठीक है, और दोस्तों लिपिड प्रोफाइल की बात करें तो लिपिड प्रोफाइल जो होता है टेस्ट से रक्त में लिपिड यानी वसा की जांच की जाती है। जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो फैट होती है उसमें क्या करते हैं, जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 32वां प्रश्न दोस्तों, RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में रंग होता है, किसके कारण से रंग होता है, यानी कि RBC का जो रंग होता है लाल, वो किसके कारण से होता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि हेमोग्लोबिन के कारण जो होता है इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का रंग जो होता है किसके कारण से होता है, हेमोग्लोबिन के कारण से होता है लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल। वही दोस्तों बात करते हैं पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो किसके कारण से होता है, तो पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण से पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा 33वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा कि यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है। तो दोस्तों यूरिया का निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। ठीक है दोस्तों, यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। साथ ही दोस्तों वृक्क या गुर्दा की इकाई को क्या बोलते हैं, इसकी इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं। दोस्तों आप इसे याद रखिएगा, नेफ्रॉन बोलते हैं, इसे न्यूरॉन नहीं बोलते हैं, इसे नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, कई बार हम क्या होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नेफ्रॉन होगा कि न्यूरॉन होगा, तो आपको याद रखना होगा कि वृक्क या गुर्दा की इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन कहते हैं।
वही दोस्तों बात करते हैं कि वृक्क में पत्थर का निर्माण जो होता है वो किसके कारण से होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण से वृक्क में पत्थर का निर्माण जो है वो होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। वही दोस्तों बात करते हैं इसकी आकार की, तो इसका आकार कितना होता है, 11 × 5 × 3 सेंटीमीटर होता है इसका किसका, तो वृक्क या गुर्दे का आकार। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है जहाँ पे अंडरस्टूड स्टडी लिखा होगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न देखेंगे हमारा, किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है। तो दोस्तों किडनी की संरचनात्मक इकाई जो होती है वो कौन सा होता है, नेफ्रॉन होता है। देखिए दोस्तों वो प्रश्न भी आ गया जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे ऊपर। तो किडनी की संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा दोस्तों। नेफ्रॉन जो होती है इसकी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। सॉरी, तंत्रिका इकाई क्या होती है दोस्तों, तंत्रिका इकाई कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। वही किडनी की इकाई कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। दोस्तों न्यूरॉन का मुख्य भाग क्या होता है, तो न्यूरॉन का मुख्य भाग जो होता है क्या होता है, साइटोन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, साइटोन कहलाता है। और कीटोन जो होता है वसा के टूटने से बनने वाला पदार्थ है, यह मूत्र में कम से कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखेंगे 35वां प्रश्न है, मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है। तो वृक्क का कार्य क्या होता है दोस्तों मानव में, तो वृक्क का कार्य जो होता है वो क्या होता है, उत्सर्जन करना। ठीक है, उत्सर्जन करना जो वृक्क का कार्य होता है। जीवों में भोजन प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, श्वसन वह रासायनिक क्रिया है जिसमें O2 ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज टूटकर CO2 तथा जल में परिवर्तित होता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो इसका फॉर्मूला होता है, मैंने सूत्र आपको इक्वेशन बता दिया था। तो आप इस वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, इस वीडियो का पार्ट 1 आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। और हमारा 36वां प्रश्न है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो दोस्तों यूरिया जो है किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा से। दोस्तों गुर्दा के द्वारा क्या होता है, यूरिया को रक्त से पृथक किया जाता है। दोस्तों गुर्दा जो होता है रक्त में आवश्यक तत्वों को बनाए रखता है, यह रक्त के pH मान का नियंत्रण करता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है रक्त का pH मान। आप इसे याद रखिएगा, कितना होता है, 7.4 होता है रक्त का pH वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब हमारा है कि गुर्दा जो है बाहरी पदार्थ जैसे कि दवाइयाँ हो गया, विष इत्यादि जिसका शरीर में कोई प्रयोजन नहीं होता का निष्कासन करता है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है 37वां प्रश्न दोस्तों, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है। तो दोस्तों पीड़ा जो होती है हमारे किस अम्ल के कारण होता है, तो आपको बताना होगा कि लैक्टिक अम्ल के कारण जो होती है हमारे शरीर में पीड़ा होती है। दोस्तों हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण जो होती है पीड़ा होती है। कोशिकाओं में अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल यानी कि C3H6O8। दोस्तों लैक्टिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C3H6O3 जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। आप इस बात को भी याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है कहाँ कहाँ पर होता है, तो तेजाब में होता है, पीतल की ज्वेलरी में होता है, बर्तन और मूर्तियों को साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्वालामुखी गैस में पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कहाँ पाया जाता है, Cl जो होता है दोस्तों ये हमारे पेट के अंदर भी पाया जाता है और जो है ज्वालामुखी गैस में भी पाया जाता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं सिरका में, तो सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, इसका भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हमारा 38वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है कौन सी होती है, स्टैपिस होती है। ये कहाँ की हड्डी होती है दोस्तों, ये कान की हड्डी होती है स्टैपिस। ठीक है, और टिबियालिस मांसपेशी जो होती है दोस्तों ये कहाँ की होती है, ये पैर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, पैर में पाई जाती है टिबियालिस हड्डी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 29वां प्रश्न देखेंगे, 39वां प्रश्न, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स हड्डियों की कुल संख्या जो होती है मनुष्यों में वो 206 होती है। और दोस्तों बात करते हैं बच्चों में, तो चाइल्ड में कितने होते हैं दोस्तों, तो चाइल्ड में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 300 होती है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या है, 40वां प्रश्न है, बहुत ही बुरा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिबंध लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। दोस्तों लिगामेंट के द्वारा कौन कौन से जुड़े होते हैं, तो ये हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। कौन सा लिगामेंट जो दोस्तों ये क्या करता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। अस्थिबंध लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। कंडरा यानी कि टेंडन जो दोस्तों ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो ये कौन करता है, तो कंडरा यानी कि टेंडन करता है। लेकिन वही हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो लिगामेंट जो दोस्तों ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो गई, कान की हड्डी स्टैपिस हो गई। अब सबसे लंबी हड्डी जो होती है किसकी होती है दोस्तों, ये फीमर होती है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है। कहाँ की होती है, जांघ की हड्डी होती है। और स्टैपिस सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कहाँ पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है। और टिबिया एवं फिबुला जो हड्डी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, पैर की हड्डी है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि टिबिया और फिबुला हड्डी कहाँ की हड्डी होती है, तो आपको बताना होगा कि ये पैर की हड्डी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि अपने इच्छा के अनुसार वो नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है कुर्सी का घूमना, दूसरा ऑप्शन है पहले बंद करना, दूसरा ऑप्शन है हृदय का धड़कना और चौथा ऑप्शन है किसी वस्तु पर बात करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हृदय का धड़कना, इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि हृदय का धड़कना जो होता है ये ऐच्छिक क्रिया नहीं है, ये अपने आप से होता है। ठीक है, तो यदि जो ऐच्छिक मतलब क्या हुआ, जो अपने इच्छा के अनुसार काम करते हैं किसी चीज़ को, तब वह ऐच्छिक। जिसे अपने अनुसार काम नहीं करते, अपने आप से होता है, उसे क्या बोलते हैं, अनैच्छिक बोलते हैं। ठीक है, तो हृदय पेशियाँ हृदय में पाई जाती है, जो अनैच्छिक होता है, यह जीवन भर गति करते रहता है। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो ऐसा कौन सा हमारे शरीर में अंग है जो कभी भी रुकता नहीं है, थकता नहीं है, हमेशा चलते रहता है, हमेशा व्यस्त रहता है, तो वो कौन सा होगा, हृदय होगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, हार्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा है, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। तो इस तरह की जो कार्रवाई होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है कौन सा, मेरुरज्जु होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो मेरुरज्जु इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। अचानक घटने वाली क्रियाओं के बदले शरीर के द्वारा प्रतिक्रिया की जाती है, जिसे प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हमारा 44वां प्रश्न है, डैश उत्तक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तो दोस्तों आवेग प्राप्त करता है और संचालन करता है किस, इसका कौन सा हो गया, नर्वस हो गया। क्या बोलते हैं उसको, नर्वस के रूप में उसे हम जानते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, नर्वस जो होता है उत्तक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग द्वारा प्राप्त करने और संचालन में इसका काम करता है। वह दोस्तों एपिथेलियम उत्तक जो होता है, एपिथेलियम उत्तक शरीर की खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारा शरीर होता है खुली सतह होती है, उसको सुरक्षा प्रदान कौन करता है, एपिथेलियम उत्तक ही करता है। संयोजी उत्तक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। तो शरीर को जो विभिन्न भाग होते हैं उसको जोड़ने का कार्य कौन करता है, संयोजी उत्तक के द्वारा विभिन्न भागों को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि संयोजी उत्तक जो होता है शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और शरीर में 639 जो होती है मांसपेशियाँ पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती है, तो आपको बताना होगा कि शरीर में 639 जो है कुल मांसपेशियाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग होता है। दोस्तों सोचने वाला मुख्य भाग जो होता है कौन सा होता है, ये अग्र मस्तिष्क होता है। जो हमारा जो चीज़ हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो वो कौन सा अंग हमारा काम करता है उस पर, तो अग्र मस्तिष्क काम करता है। दोस्तों मस्तिष्क का सोचने वाला भाग जो होता है अग्र मस्तिष्क होता है। मेडुला द्वारा आवेगों का संचालन मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इससे प्रश्न जरूर बनेंगे दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। मेरुरज्जु जो दोस्तों ये मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन भी करता है और मध्य मस्तिष्क संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न हमारा 46वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, श्वसन क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। तो दोस्तों श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है कौन सा, मेडुला करता है। दोस्तों श्वसन की क्रियाओं को मेडुला अब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 47वां प्रश्न होगा, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। दोस्तों प्राथमिक यौन अंग जो होता है वो कौन सा होता है, वृषण होता है। ठीक है दोस्तों, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग जो होता है वो वृषण होता है, टेस्टिस होता है। स्पर्म का निर्माण तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण वृषण में होता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, टेस्टिस के बाहर एक पतली जैसी नुमा होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे वृषण कोष के नाम से जानते हैं। और वृषण क्षेत्र की मदद से वृषण का क्या होता है, तापमान को नियंत्रित किया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है 48वां प्रश्न है दोस्तों, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है। तो दोस्तों जो माँ के पेट के अंदर जब बच्चे जन्म पैदा होते हैं यानी कि बनते हैं, तो वहाँ पे जो उसका पोषण होता है, वो जो खाना खाता है वो गर्भनाल के द्वारा उसका पोषण प्राप्त की जाती है। दोस्तों गर्भनाल जो होता है माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है और गर्भनाल माता और भ्रूण के शरीरों में संबंध स्थापित करने वाला होता है। दोस्तों गर्भनाल को अपरा भी कहा जाता है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हमारा 49वां प्रश्न हमारा है
कि मादा रोगाणु कोशिका या अंडे किसमें निर्मित होता है, यानी कि मादा के शरीर में जो अंडे होते हैं वो कहाँ पे निर्मित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, अंडाशय यानी कि ओवरी में उसका निर्माण होता है। दोस्तों मादा रोगाणुओं कोशिकाओं या अंडाशय यानी कि ओवर में इसका निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, अंडाशय दोस्तों ये क्या होता है कि पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से सटा होता है। अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है, तो अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय का बाहरी भाग जो होता है वो किसका बना होता है, तो अंडाशय का जो बाहरी भाग होता है वो एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। तो दोस्तों अंडाशय का जो बाहरी भाग किसका बना होता है, एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। आप इसको याद रखते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जनन एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखते हैं दोस्तों क्या है, 50वां प्रश्न है हमारा इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। आपके पास ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय, तीसरा है योनि और चौथा कौन सा, शुक्रवाहिका। तो दोस्तों ये जो प्रजनन तंत्र होता है मादा का, ये इसमें जो अंडाशय भाग लेता है, गर्भाशय भाग लेता है, योनि भाग लेता है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है इसमें भाग नहीं लेती है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं शुक्रवाहिका की, तो शुक्रवाहिका जो होती है मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यह पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, तो इन तीनों जो है अंडाशय, योनि और गर्भाशय ये मादा में पाई जाती है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है दोस्तों ये पुरुषों में पाई जाती है। दोस्तों अंडाशय, गर्भाशय, योनि मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। शुक्रवाहिका शुक्राणु और शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। शुक्रवाहिका क्या करती है, शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न हमारा है 51वां प्रश्न होगा, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं, तो दोस्तों पुरुष में अंडकोश जो होते हैं केवल एक होते हैं। ठीक है, और उसमें एक अंडकोश में क्या होता है कि 2 टेस्टिस होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंडकोश होते हैं ऐसा नहीं है, अंडकोश एक ही होता है, लेकिन उसमें टेस्टिस कितने होते हैं, उसमें टेस्टिस जो होते हैं वो 2 होते हैं। पुरुषों में अंडकोश की संख्या कितनी होती है, कुल 1 होती है, और पुरुष में वृषण की संख्या क्या होती है, 2 होती है, यानी कि टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 52वां प्रश्न होगा, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीवन का आधा हिस्सा, अपने जीवन का 3/4 हिस्सा, सभी जीन और अपने जीवन का 1/4 हिस्सा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अपने जीवन का आधा हिस्सा जो होता है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारा 53वां प्रश्न है, एक मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होता है, कितने क्रोमोसोम होता है, तो दोस्तों 46 होता है, यानी कि मानव शरीर में जो क्रोमोसोम होते हैं यानी कि गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं, 46 होते हैं। दोस्तों 44 गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम शरीर के निर्माण में सहायक होता है। दोस्तों 2 गुणसूत्र को क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यह लिंग के निर्धारण में सहायक होता है कि जो लिंग के निर्धारण में सहायक होता है वो कौन सा होता है, XY होता है, यानी कि मतलब जो बच्चे हो गए हैं वो गर्ल हैं या बॉय है, इसका जो होगा वो XY के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न हमारा है 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है, तो दोस्तों देखिए आपके पास ऑप्शन है थैलेसीमिया, एनीमिया, रतौंधी और कैंसर। तो दोस्तों अनुवांशिक विकार मतलब ये हुआ कि आपको जन्मजात ये बीमारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, थैलेसीमिया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो जन्मजात बीमारी है यानी कि अनुवांशिक बीमारी होती है। दोस्तों इसके अलावा वर्णांधता होती है, हीमोफीलिया होती है, सिकल सेल एनीमिया भी अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों विटामिन B9 जो होता है फॉलिक एसिड कहते हैं इसे, कि कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो इस बात का आप याद रखिए, एनीमिया रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो फॉलिक एसिड की कमी से होता है, यानी कि विटामिन B9 की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन A की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी बीमारी होता है विटामिन A की कमी से। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे हमारा, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनक है, पेरेंट कोऑर्डिनेटर है, करेक्टर रिसेसिव है, करेक्टर लिंक किए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जब माता पिता शुद्ध प्रजनक होते हैं तभी मेंडल का गुण लागू होता है। दोस्तों जीवों में एक गुण अधिक प्रकार के स्वरूप दिखाई देते हैं जिन्हें आपस में एलियंस कहते हैं। मेंडल के अनुसार जब विभिन्न प्रकार के एलियंस के साथ एक साथ जुड़े होते हैं तो उन्हें एलियंस का गुण उभारता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक प्रश्न और है हमारा, मेंडल के मटर पौधे का चुना क्यों की, मेंडल ने जब अपने मटर पौधे को चुना था क्यों चुना था, तो दोस्तों इसका आंसर होगा उनमें विषम देखने वाले गुण थे, इसलिए उन्होंने मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे का चुनाव किया था। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है,
तो फ्रेंड्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, चार्ल्स डार्विन। यानी कि दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है ये इसकी लिखी गई है। दोस्तों 58वां प्रश्न हमारा है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाला प्रारंभिक हेमोनाइट्स कौन से हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्रो-मैगलेन है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक हेमोनाइट्स जो है वो कौन सा है, क्रो-मैगलेन है। ठीक है दोस्तों, क्रो-मैगलेन है। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों विकास का सिद्धांत जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तावित किया था। साथ ही चार्ल्स डिकेंस अंग्रेजी उपन्यासकार थे और अल्बर्ट आइंस्टीन जो है भौतिकविद थे और सापेक्षता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो आती रहे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सकेगा। और दोस्तों आप जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियो में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हुई हो, यदि आप कोई सुझाव या शिकायत करना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप अपना सुझाव एवं शिकायत हमें ज़रूर दें, जिससे कि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।